सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 28 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, बेसिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है वोटर लिस्ट को अपडेट करने का बिहार में, उसके बारे में बिहार ऑपोजिशन ने कुछ इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि जो है बोला है कि इलेक्शन कमीशन जो है ओवर स्टेप कर रहा है, ठीक है, अपने रोल में। और ये इनिशिएट करके कि भाई जो है SIR से वो सिटीजनशिप डिटरमाइन कर रहा है लोगों की, ठीक है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी बोला कि जो है उन्होंने आर्ग्यू किया कि एक डिटेल्ड लीगल प्रोसेस ही किसी की सिटीजनशिप को रिवोक कर सकता है। और ये भी बोला कि इलेक्शन कमीशन ने किसी से कंसल्ट नहीं किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एडिक्वेटली इससे पहले, और कोई भी डोर टू डोर कैंपेन नहीं हुआ है ना। और पार्टीज़ को जो है प्रोवाइड नहीं किया गया सफिशिएंट डेटा क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जब वो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया। और उन्होंने बोला कि वो लगभग 2 करोड़ नाम्स वो जो है वो डिलीट हो जाएंगे उसमें से, है ना। ऐसा बोला, और जो कि वोटर रिप्रेजेंटेशन पे इम्पैक्ट करेगा, है ना। तो उन्होंने बोला कि लार्जेस्ट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा इस एक्सरसाइज सिंस इंडिपेंडेंस। और इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशन लगाया कि फॉल्स क्लेम कर रहा है और डेटा भी नहीं शेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हॉल्ट्स लड़की बहन एड पेमेंट फॉर 26.34 लाख पीपल। तो महाराष्ट्र की एक स्कीम है लड़की बहन एड, जिसमें कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, ठीक है, 1500 रुपये पर मंथ की। ये गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है किसको, वो जो भी वुमेंस हैं, वो जो लो इनकम फैमिलीज से आती हैं उनको मिलती है ये, है ना। और इससे ये बेसिकली सस्पेंड कर दी गई है कितने लोग के लिए, 26.34 लाख पीपल के लिए। तो रीज़न क्या है कि जो इनका वेरिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, वो पेंडिंग है ना। और इसमें बोल रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेरीफाई करेगा सस्पेंडेड जो केसेस हैं। और इसमें मेंस ने भी फ्रॉडुलेंटली अप्लाई किया हुआ है, इसमें एक मेजर रीज़न है सस्पेंशन का। और कुछ फैमिलीज़ में 2 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है वेलफेयर स्कीम्स के लिए, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि एक्शन अब बेस होगा कि डेटा जो भी IT डिपार्टमेंट से मिलेगा उससे, तो पोटेंशियली अफेक्ट कर सकता है जो है, फाइनेंशियल डिसरप्शन हो सकता है 26.34 लाख लोगों का महाराष्ट्र में। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इजराइल टू पॉज स्ट्राइक्स फॉर 10 आवर्स ईच डे अलाउ न्यू गाज़ा एड रूट्स। तो इसराइल ने अनाउंस किया है कि वो मिलिट्री ऑपरेशन जो भी वो चल रहे हैं वहाँ पे गाज़ा में कर रहा है, उसको डेली जो है 10 आवर्स के लिए उस पर ब्रेक लगाएगा, है ना, इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ गाज़ा, ताकि ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो पहुँच सके वहाँ पे। और ये पॉज सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे रात तक जो है लगाया जाएगा, डेली अंटिल फर्दर नोटिस, है ना। और ये सीज़ फायर कहाँ कहाँ अप्लाई है, अल मवासी, सेंट्रल, देर अल बलाह और गाज़ा सिटी में। तो जो सिक्योर रूट्स रहेंगे एड डिलीवरी के लिए, फूड और मेडिसिन, वो रोज़ जो है बेसिकली 6 बजे से 11 PM तक डेली ओपन रहेंगे। मूव लिया क्यों गया है, क्योंकि सीवियर हंगर क्राइसिस हो गया है गाज़ा में, है ना। बहुत लोगों मार गए हैं वहाँ पे माल न्यूट्रिशन से इन रिसेंट वीक, है ना। और इंटरनेशनल प्रेशर भी राइज हो रहा है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पे वहाँ पे जो है। और अभी रिसेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि ये रिकॉग्नाइज करने का पैलेस्टीन एज अ सेपरेट स्टेट, है ना। और ये तो जो है एक डिप्लोमेटिक अर्जेंसी दिखाता है। इसराइल ने भी बोल रहा है कि एयर ड्रॉप करना स्टार्ट किया है एड गाज़ा में, ताकि सप्लीमेंट किया जा सके ग्राउंड डिलीवरीज़ को, है ना। और ये सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि जो पॉज है ये रिलीव कर सकता है इमीडिएट हंगर जो कि वहाँ पे है। और जो UN ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं लगभग 2.2 मिलियन पीपल जो है वो फेस कर रहे हैं मास स्टारवेशन और ब्लॉकेजेस इन एड रूट्स, जो कि जो क्राइसिस है उसको वर्सन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे PM मोदी जी जो है बेसिकली केरला में थिरुवथरई फेस्टिवल जो होता है, तमिलनाडु में, सॉरी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, थिरुवथरई फेस्टिवल तमिलनाडु का है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है राजेंद्र चोला वन की, है ना। और लोकेशन का है गंगाई कोंडा, चोलापुरम, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे PM मोदी जी ने क्या बोला कि जो चोला डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी बेसिकली इंस्पिरेशन है फॉर डेवलप्ड इंडिया। और प्रेज़ किया राजेंद्र चोला और राजेंद्र चोला, और जो राजेंद्र चोला वन है उनकी मिलिट्री
स्ट्रैटेजिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिलियंस के लिए, और बोला कि जो है रूल जो है उनका एंशिएंट रोड मैप था इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। एम्फेसाइज किया यूनिटी, डिफेंस, नेवल पावर, है ना, और जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है उसको। और चोला एज अ नेवल एंड ट्रेड पावर क्या बोला कि राजेंद्र चोला जो है उन्होंने बिल्ड की जो है स्ट्रॉन्ग नेवी बिल्ड की, और फिर राजेंद्र चोला वन ने उसको एक्सपैंड किया, और ट्रेड और डिप्लोमेटिक टाइज जो है एक्सटेंड किए गए श्रीलंका से, मालदीव से, साउथ ईस्ट एशिया से, है ना। तो आज के जो चोला की स्ट्रेंथ है वो बेसिकली इंडिया के प्रेजेंट डे रिस्पॉन्स के से भी कंपेयर किया ऑपरेशन सिंदूर को। और चोला के बोला कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हाईलाइट किया वहाँ का एक सिस्टम जिसको बोलते हैं कुदा वोलाई सिस्टम। इसमें क्या है बेसिकली, ये लोकल इलेक्शंस होते हैं, है ना, टाइप के लोकल इलेक्शंस थे, है ना, जिनको बोला कि जो है अर्ली टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है ये, है ना। और प्रेज किया चोला एरा को इकोलॉजिकल फोरसाइट के लिए, वाटर सिस्टम्स के लिए, जो कि आज ग्लोबल क्लाइमेट का डिस्कोर्स का एक पार्ट है। और तो अब ये जो कुछ टेम्पल्स जो इन्होंने बनाए हैं, जैसे कि राजेंद्र चोला वन ने क्या बनाया, राजेंद्र चोला वन ने बृहदेश्वरा टेम्पल बनाया है ना, बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि थंजावुर में है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और जो राजेंद्र चोला वन है उन्होंने और भी क्या बनाया, गंगाई कोंडा, चोलापुरम, बृहदेश्वरा टेम्पल हो गया, और ऐरावतेश्वर टेम्पल हो गया, ऐरावतेश्वर टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ जो देवदासी के बारे में है। जो पहले देवदासी सिस्टम था बेसिकली, देवदासी सिस्टम क्या था कि एक सेंचुरीज ओल्ड सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस थी इंडिया में, जहाँ पे यंग गर्ल्स को डेडिकेट कर दिया जाता था डीटी या टेम्पल को, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट करते थे कि जो है वो वहाँ पे टेम्पल रिचुअल्स परफॉर्म करें। और देवदासी लिटरली होता है कि सर्वेंट ऑफ गॉड, ठीक है। और गर्ल्स ऑफन जो है, जो दलित कम्युनिटी की हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी हैं, वो डेडिकेट कर दी जाती थी टेम्पल को यंग एज पे। और जो है इनिशियली वो परफॉर्म करती थी, ये सब रिचुअल्स हो गए, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, भरतनाट्यम टेम्पल में हो गया। ओवर टाइम ये सिस्टम जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में बदल गया, ठीक है, और कई सारी देवदासी सेक्सुअली अब्यूज हैं बाय अपर कास्ट मैन, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो है जो न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे देवदासी जो सर्वे हुआ है 93 से 94 में ओवर 22,000 के करीब जो है देवदासी आइडेंटिफाई की गई। फिर जो 2007 से 8 के बीच में 46,660 देवदासी आइडेंटिफाई की गई। तो इसके बाद भी मैंने जो कई सारी अफेक्टेड जो वुमेंस हैं वो रिपोर्टेडली इस प्रोसीजरल इशू की वजह से इसमें रिपोर्ट नहीं हुई हैं। तो थर्ड सर्वे अनाउंस किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट बजट में। और जो है अर्जेंट डिमांड है कि डोर टू डोर जो है सर्वे हो, इंस्टेड ऑफ इनको विज़िट करना पड़े जो है ऑफिसेज, तो डोर टू डोर विज़िट हो, है ना। और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है एज लिमिट पे आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना, जैसे कि अर्लियर सर्वेज ने एक्सक्लूड किया वुमेंस जो कि 45 साल से कम की हैं। और तो देवदासी जो है वो एक्सपेक्ट सर्वे इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है कि तालुक लेवल चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर्स के थ्रू कंडक्ट होगा, और देवदासी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो विज़िट करें ऑफिस ताकि इन्फॉर्मेशन सबमिट करें। और ये बोल रही हैं कि नहीं, डोर टू डोर विज़िट हो के हमारे घर पे जो है सर्वे हो। और कई सारी देवदासी जो है वो रह जाएंगी अगर प्रोसेस इंक्लूसिव नहीं हुआ तो, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे CAPF ट्रूप्स विद सीवियर इंजरीज टू गेट फुल बेनिफिट्स। तो जो भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान हैं जो किसी ऑपरेशन में गंभीर रूप से घायल होते हैं और उनके हाथ या पैर में काटने पड़ जाते हैं, तो उन्हें रिटायरमेंट तक जो है सर्विस जो है में बनाए रखा जाएगा, और उन्हें सारे सर्विस बेनिफिट्स मिलेंगे चाहे फिज़िकल डिसेबिलिटी के हों। तो वही बोलते हैं कि चाहे दुनिया की सबसे बेहतर लिम्स रिप्लेसमेंट सर्जरी या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। और तो ऑपरेशन जो बेसिकली CAPF जवान का जो फ्रंट लाइन पर योगदान क्या है कि ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट है उसके टाइम पे जो है छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे
उसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए, है ना। और मणिपुर में एथनिक डैमेज में 2023 के बाद लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में सीएपीएफ जवान, जो महिला भी इंक्लूड करता है जिसमें, उनको तैनात किया गया है ना। तो गवर्नमेंट ने जो है एम किया है, टारगेट किया है कि मार्च 2026 तक जो है लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और ख़त्म किया जाएगा। अब तक 149 जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस है बना दिए गए हैं लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एरियाज़ में, है ना। और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि जैसे जैसे इंडिया का स्टेचर वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रहा है, नए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस आएंगे और इनमें जो है सीएपीएफ की इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, है ना। जो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, TCS टू ले ऑफ ओवर 12,000 एम्प्लॉयज़ दिस ईयर मिड सीनियर लेवल स्टाफ टू बी हिट। तो TCS इंडिया की जो सबसे बड़ी IT कंपनी है वो 2% यानी कि 12,261 एम्प्लॉयज़ निकालने की तैयारी में है, और टारगेट होंगे बेसिकली मिडिल और सीनियर लेवल के लोग। और रीज़न क्या बोल रहे हैं कि जो है फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशंस बनने की मिशन पर हैं, और इसमें स्ट्रेटेजिक स्टेप्स इंक्लूड किए गए जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लार्ज स्केल डेवलपमेंट क्लाइंट्स और कंपनीज दोनों के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मार्केट में एक्सपेंशन और वर्कफोर्स मॉडल का रीअलाइनमेंट करने का वो रीज़न बता रहे हैं। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है। टेक्सटाइल जो मन की बात में बेसिकली यहाँ पे एड्रेस किया पीएम मोदी ने, उसमें बोला टेक्सटाइल सेक्टर इज़ एमर्जिंग एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री मोदी। तो उन्होंने बोला कि 3,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है वो बेसिकली अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और ग्रोथ के ड्राइवर्स जो है बेसिकली वुमेन, अर्बन डिज़ाइनर्स, जो बुज़ुर्ग वीवर्स हैं और यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, और खादी जैसी टेक्सटाइल सेक्टर भी जो है इंडिया की ताकत बन रहा है। और उन्होंने सक्सेस स्टोरीज़ बताई कई चीज़ की, जो पैठानी साड़ीज़ है महाराष्ट्र की, उससे आमदनी 3 गुना बढ़ी एक महिला की। और उड़ीसा मयूरभंज में 650 वुमेंस की संथाली साड़ी को जो है दोबारा से जो है रिवाइव किया। ऐसे इन्होंने कुछ जो ग्रुप कैप्टन शुभांकर शुक्ला जी जो स्पेस से वापसी किया है, उन्होंने उस पर बोला कि देश को गर्व है। चंद्रयान 3 के बाद जो है बच्चों का इंटरेस्ट डबल है ना। और तो 5 साल में 50 से जो है स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में, कि 5 साल में जो है 50 स्टार्टअप से बढ़ के 200 स्टार्टअप्स हो गए हैं, है ना। और इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल जीतने वालों का नाम बताया उन्होंने, है ना। और महाराष्ट्र हेरिटेज का सम्मान बोला कि 12 जो मराठा फोर्ट्स को यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड साइट्स का दर्जा मिला, ठीक है। और खुदीराम बोस जी के बारे में बोला कि जो है जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी 18 साल की उम्र में, तो उन्होंने उम्र में जब वो जेल में फांसी दी तो उनके चेहरे पर डर नहीं था, गर्व था। और उन्होंने ये भी बोला कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, पहली बार यहाँ पे ग्रासलैंड जो है बर्ड सेंसस किया गया। एआई और साउंड डिवाइसेस से लगभग 40 स्पीशीज़ पहचानी गई, है ना। और स्वच्छता अभियान के बारे में बोला कि जो है 4500 जो है प्लस शहरों में ने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल मेडिकल कमीशन बार्स यूज़ ऑफ लाइव सर्जरी ब्रॉडकास्ट फॉर प्रोमोशनल गेंस। तो लाइव सर्जरीज़ जो है जो होती हैं वो बेसिकली नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है कि लाइव सर्जरीज़ का यूज़ जो है किसी भी सर्जन, हॉस्पिटल या प्रोडक्ट ब्रांड को प्रमोट करने के लिए नहीं होना चाहिए, और सर्जन का इक्विपमेंट या जो डिवाइस है उसमें कोई जो है फाइनेंशियल या कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी पेशेंट सिलेक्शन रूल्स क्या हैं कि हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं, इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशंस वाले या कॉम्प्लेक्स एनाटमी है जिनकी वाले केसेस को लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये पेशेंट्स जो है लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा सकते। कोई भी फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है पेशेंट्स को लाइव सर्जरी में शामिल होने के लिए नहीं दिया जा सकता। और इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जो है कंसेंट बेसिकली लेना जो ऑपरेटिंग सर्जन है वो पेशेंट से या उनकी टीम जो है वो पेशेंट से कंसेंट लेना बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी सर्जन परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशन या उनकी टीम। और पेशेंट को कभी कभी अपना जो है कंसेंट वापस लेने का भी जो है अधिकार है। और ब्रॉडकास्टिंग के नए रूल्स में फिर बोलते हैं कि नए सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट अलाउड है, और इस्टेब्लिश्ड या हाई रिस्क प्रोसीजर्स के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस प्रेफर्ड किए जा सकते हैं। और सर्जरी के दौरान जो है सर्जन ऑडियंस से बात नहीं करेगी, है ना। पेशेंट की सेफ्टी सबसे पहले है,
और स्टेप बाय स्टेप कमेंट्री अलाउड है, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन अलाउड नहीं है ना, तो टू वे कम्युनिकेशन नॉट अलाउड। और पेशेंट सेफ्टी और इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस कवरेज दी जा सकती है फॉर अनफॉरसीन कॉम्प्लिकेशंस, और पेशेंट की इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी और लिमिटेशंस के बारे में बताना ज़रूरी है। अगर सर्जरी प्रोसीजर में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, ऐसा एनएमसी की गाइडलाइंस है लाइव सर्जरीज के लिए। जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है बेसिकली क्लीनिंग द एयर ऑन सिटीजनशिप इन बिहार पोल रिवीजन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई सिटीज़न इंडियन सिटीज़न नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और अगर है तो इलेक्शन कमीशन को उसे हटाना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट है। कैसे ये बोलते हैं, तो इसमें ये इनका बोलना है कि बेसिक रूल वोटर बनने के लिए जो है सिटीज़नशिप ज़रूरी है कि सिर्फ इंडियन जो सिटीज़न है वो ही वोटर बन सकता है, और अगर कोई सिटीज़न नहीं है ना, तो वो वोटर या लेजिस्लेटर भी नहीं बन सकता। तो कुछ पॉलिटिशियंस का जो है ये बोलना सिटीज़नशिप वेरीफाई ना करो कहना कॉन्स्टिट्यूशनल इग्नोरेंस दिखाता है, ऐसा इनका बोलना है। फिर ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी जो है बताते हैं कि आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन के पास पूरा कंट्रोल है इलेक्टोरल रोल्स और इलेक्शन पर, और आर्टिकल 326 की सिर्फ इंडियन सिटीज़न जो कि 18 साल से ऊपर हैं वही वोट कर सकते हैं, और आर्टिकल 102 एंड 191 जिसमें नॉन सिटीजन्स जो है वो बेसिकली एमएलए या एमपी नहीं बन सकते, ठीक है। तो फिर उसके बाद में फिर ये बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में क्या है दिया हुआ है कि इलेक्टोरल रोल बनाने और रिवाइज करने का प्रोसीजर डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। और बेसिकली सेक्शन जो 16 है 1A कि नॉन सिटीजन्स का नाम जो है इलेक्टोरल रोल्स में नहीं हो सकता, ठीक है। नेम कैन नॉट बी इन इलेक्टोरल रोल्स। फिर उसके बाद में सेक्शन 16(2) बोलते हैं अगर गलती से आ गया है, ठीक है, तो उसे डिलीट किया जा सकता है। और फिर उसके बाद में सेक्शन 23(3) नॉमिनेशन के बाद चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं ना, आफ्टर नॉमिनेशन चेंजेस नॉट अलाउड। और इलेक्शन कमीशन की क्या ड्यूटी है, इसमें ये भी बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ड्यूटी ये है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो बनाना और रिवाइज करना प्रोसीजर डिफ़ाइन किया गया है ना। और 16(1) जो बेसिकली यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी क्या दिखाई गई है कि जो भी अगर कोई नॉन सिटीज़न का जो है नाम लिस्ट में है तो इलेक्शन कमीशन को इंक्वायरी करनी होगी, ठीक है। और अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी वो तोड़ता है। और सिटीज़नशिप प्रूफ की बात करें कि सिटीज़नशिप प्रूफ और आधार कन्फ्यूजन की, तो सिटीज़नशिप एक्ट 1955 सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही वोटर जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। और ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया की बात करें तो वोटर बनने का राइट नहीं होता इनको। और आधार कार्ड जो है सिटीज़नशिप का प्रूफ नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं, सिर्फ रेजिडेंसी बताता है। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट अनलॉफुल रेजिडेंस जैसे कि इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होता है। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट है तो उसका मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, ऐसा उन लोगों ने बोला। और इलेक्टोरल रोल में उनका नाम होना वॉइड एब इनिशियो यानी कि शुरुआत से ही गलत है, ऐसा बोलते हैं। और कंक्लूजन में ये बोलते हैं कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और अगर गलती से आ गया है तो उस इलेक्शन कमीशन को हटाना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट है, इस पूरे आर्टिकल में यही बोला है ना। बट ऑपोजिशन बोल रहा है कि जो है ये टाइमिंग और प्रोसेस पे सवाल उठा रहा है कि जो अभी बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले ही इसको कराना क्यों ज़रूरी है, बाद में क्यों नहीं हो सकता। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे नॉट द वे क्रिमिनलाइजिंग एडोलेसेंट सेक्स विल अंडरमाइन द एम ऑफ पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो ये इसका मेन एम है कि जो बच्चों को सेक्सुअल जो ऑफेंस है उससे प्रोटेक्ट करना। और लेकिन कोर्ट्स और साइंटिस्ट एक्टिविस्ट ने नोटिस किया है कि 16 से जो 18 साल के जो कंसेंट वाले टीनेजर हैं, है ना, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में होते हैं कंसेंशुअली, तो उनको भी क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में कंसेंट है तो भी उनको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट ने कहा कि 16 साल से 18 के बीच अगर सेक्स म्यूचुअल है तो उसे क्राइम नहीं माना जाना चाहिए, है ना। अभी प्रेजेंटली क्या क्राइम माना जाता है, और क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि जयसिंह ने बोला कि बेसिकली 16 साल तक बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, ठीक है। और दोनों तरफ से अगर कंसेंट हो, रिलेशनशिप एक्सप्लॉयटेटिव ना हो,
और रिलेशनशिप एक्सप्लॉयटेटिव ना हो, तो पॉक्सो का मिसयूज़ जो है बेसिकली हो रहा है ना, ऐसा बोलते हैं उन्होंने वो। और उन्होंने ये कहा कि भारतीय न्याय संहिता और जो पॉक्सो एक्ट है ना, इसके लिए एक्सेप्शन होना चाहिए कि 16 साल से 18 साल के बीच अगर कंसेंशुअल सेक्स है और एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है तो उसे क्रिमिनलाइज ना किया जाए। तो लॉ कमीशन और कोर्ट्स का क्या कहना है कि लॉ कमीशन ने कहा कि लॉ कमीशन क्या बोलता है कि एज का कंसेंट बदलने की ज़रूरत है ना, और कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया जाए, है ना, डिस्क्रिशन दिया जाए केस टू केस बेसिस पे। और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर दोनों के बीच में 5 साल से ज़्यादा का एज गैप है, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा का एज गैप है, तो ऐसे रिलेशनशिप को एक्सप्लॉयटेटिव मानना चाहिए, है ना। और ये मद्रास हाई कोर्ट ने बोला। कंक्लूजन इसमें बोलते हैं कि हर टीनेज जो रिलेशनशिप को क्राइम नहीं माना जाना चाहिए, और एडोलेसेंट को एजुकेट करना जो है ज़रूरी है अबाउट लॉ एंड कंसेंट। और लॉ का इंटेंट है कि बच्चों को बचाया जाए, ना कि उनका जो है नेचुरल बिहेवियर क्रिमिनलाइज किया जाए। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, द वेस्ट मस्ट अलाउ फ्रांस इन रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीन स्टेटहुड। तो फ्रांस ने अभी बेसिकली अनाउंस किया है कि सितंबर 2025 में पैलेस्टीन को एज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये डिसीज़न जो है प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन की नाराज़गी दिखाता है इसराइल के पीएम से, जो गाज़ा में वॉर ख़त्म नहीं कर रहे। तो और ग्लोबल स्टैंस क्या है कि यूएन के 193 मेंबर कंट्रीज़ में से 147 इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, रशिया पैलेस्टीन को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, ठीक है। और वेस्टर्न नेशंस की बात करें तो जैसे फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, यूजुअली सिर्फ जो है टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है। टू स्टेट सॉल्यूशन की बात तो करते हैं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि मतलब पैलेस्टीन और इजराइल को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए। और गाज़ा वॉर के बाद ये स्टैंस बदलने लगा है कि जो है स्पेन हो गया और आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया ने बेसिकली 2023 में जो है रिकॉग्निशन दिया पैलेस्टीन को, ठीक है। और गाज़ा की हालत बोलें तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पे गाज़ा में। बेसिकली अब तक 60,000 से ज़्यादा जो है लोग मारे जा चुके हैं, लगभग 2.5% पॉपुलेशन बोल सकते हैं। और वेस्ट बैंक में जो है पैलेस्टीनियंस को जो है सेटलर्स वायलेंस ने डिस्प्लेस कर दिया है। इजरायली मिनिस्टर ने ओपनली गाज़ा को खाली करने और वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की धमकी दी है। और ग्लोबल रिएक्शन की बात कहें कि जो है ग्लोबल रिएक्शन जो यूनाइटेड नेशन, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस सभी बोल रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ है और इसे रोकना चाहिए, है ना। और तो बेसिकली बोलते हैं कि जो टैक्टिकल पॉज से कुछ नहीं होगा, पूरी तरह बॉम्बिंग और जो शेलिंग बैंड्स हैं उनका बंद करना ज़रूरी है। और बेसिकली बॉर्डर्स को ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जो है खोलना चाहिए। और यूरोप को ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इजराइल सिर्फ प्रेशर से ही की लैंग्वेज समझता है। और परमानेंट सॉल्यूशन बोलते हैं कि जो है टू स्टेट सॉल्यूशन ही है ना। टैक्टिकल तो वही बोलते हैं वर्ल्ड को अब सीज़ फायर से नहीं काम चलेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और पैलेस्टीन जो है को स्टेटहुड का रिकॉग्निशन पहला स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। और फ्रांस अगर ये कहता है कि जो है वो पहला G7 कंट्री बनेगा जो पैलेस्टीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेगा, है ना, और बाकी वेस्टर्न नेशंस को भी अब ये ज्वाइन करना चाहिए, है ना। तो इससे थोड़ा ये सॉल्यूशन बोलते हैं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है कि सीज़फायर रोको और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालो। पैलेस्टीन को स्टेटहुड पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज करना, और फ्रांस G7 का पहला कंट्री बन गया जिसने रिकॉग्नाइज किया। अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी वैसा ही करना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट आर्टिकल है बेसिकली द नीड फॉर डॉक्टर लेड इनोवेशन। तो बोलते हैं कि दिस आर्टिकल एम्फेसाइजेज ऑन अर्जेंट नीड फॉर डॉक्टर्स टू बिकम इनोवेटर्स, ठीक है, नॉट जस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो अब बोलते हैं कि एडवांसमेंट काफ़ी हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिजिटल हेल्थ में, पर्सनल मेडिसिन में, है ना, जो कि रीशेप कर रहे हैं हेल्थ केयर को। और डॉक्टर्स जो है इसमें ऑफन साइडलाइन हो जा रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो डीप क्लिनिकल नॉलेज है वो इनको आइडियल बनाती है कि जो है वो लीड करें ये इनोवेशन, ठीक है। लेकिन बैरियर्स जैसे कि लैक ऑफ टाइम, बैरियर्स क्या है, लैक ऑफ टाइम,
एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग और रिस्क अवर्जन जो है इनको पीछे इस चीज़ से खींचता है। तो इसको चेंज करने के लिए बोलते हैं मेडिकल एजुकेशन जो है वो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड करनी चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कोलैबोरेशन जो है विद इंजीनियर्स ये होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए। और इंडिया ऑलरेडी जो है उसके पास सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, ठीक है, और अटल इनोवेशन मिशन हो गया, बायोटेक इंक्यूबेटर्स हो गए। तो एनकरेज करना डॉक्टर्स को कि इनोवेट करना थ्रू मेंटरशिप, फंडिंग एंड इनोवेशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है ये वाइटल है, ताकि जो है ये लीड कर सकें जो है इनोवेशन में डॉक्टर्स। जो नेक्स्ट है आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे बिहार माइग्रेंट्स लैक SIR डॉक्यूमेंट्स। तो जैसा कि हमें पता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का, है ना। तो वहीं यहाँ पे बोलते हैं कि 24 जून 2025 को इलेक्शन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार के इलेक्टोरल रोल का अनाउंस किया, जिसमें कि सिटीजन्स जो कि स्पेशली अंडर जो 40 हैं उनको वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना होगा सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए। और कॉमन जो आईडीज़ हैं जैसे कि आधार कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी हो गया वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे फियर ये है कि लार्ज स्केल जो है वो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है ना। और बेसिकली जो है पर्टिकुलरली जो है माइग्रेंट वर्कर्स का, ठीक है, जिनको बेसिकली, और आप पता है कि बिहार में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही वीक है। एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बोला गया था डॉक्यूमेंटेशन बिहार में सबसे कम है। और एक स्वैन सर्वे ने बोला कि जो है जो पुअर अवेयरनेस है और प्रोसेस की, अरे यहाँ पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता होता है तो उनको कैसे पता होगा, प्रोसेस जो पुअर अवेयरनेस है प्रोसेस का, और लो जो है पोसेशन है डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट नहीं उनके पास एमंग माइग्रेंट्स। तो डिस्पाइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्लेम्स हैं, मोस्ट जो सर्वेज हैं लैग, वो जो है जो सर्वे किए गए हैं उनके पास ना तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है ना कास्ट सर्टिफिकेट है, और बर्थ सर्टिफिकेट भी कई लोग के पास नहीं है ना। तो कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि जो है कि इतना हैवी डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने की ज़रूरत क्या है, और फियर है कि जो है बहुत से लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे इसमें और हरासमेंट भी होगा। तो कंक्लूजन ये है कि जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज कर सकता है कई सारे लैक्स लोगों को, और इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए, और या फिर शुड बी रिवोक्ड, ठीक है, इसमें ये बोला है। जो नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ इज़ इंडिया प्रिपेयरिंग अगेंस्ट ग्लॉफ इवेंट्स। ग्लॉफ इवेंट्स क्या हैं, बेसिकली ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होते हैं, है ना, इवेंट जो कि फ्लैश फ्लड जो है जिनकी वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि 8 जुलाई 2025 को 8 जुलाई नेपाल में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ, जो तिब्बत के ग्लेशियर लेक के जो है फटने से ट्रिगर हुआ था। और इस फ्लड में चाइना ने एक जो है ब्रिज बनाया था, उसको भी बहा दिया, और नेपाल की जो है 8% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई को अफेक्ट किया जिसने। तो सबसे बड़ा कंसर्न इसमें ये है कि चाइना ने इस डिज़ास्टर के बारे में कोई अर्ली वार्निंग नहीं दी, जो क्रॉस बॉर्डर डिज़ास्टर कोऑर्डिनेशन में सबसे बड़ी कमी दिखाता है नेपाल और चाइना में। और पिछले कुछ सालों में हिमालयन जो रीजन है उसमें कई सारे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है हो चुके हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने का नतीजा है। और इंडिया में लगभग 7500 से ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स हैं, है ना, 7500 से ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स हैं, जिसमें 195 हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। और गवर्नमेंट ने इशू को जो है सीरियसली लेते हुए $20 मिलियन का जो है प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें साइंटिफिक टीम्स, टेक्नोलॉजी जैसे रिमोट सेंसिंग और SAR, इंफेरोमेट्री और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है पर फोकस किया है ना। तो कंक्लूजन में बताते हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जैसे डिज़ास्टर भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं, ठीक है, और इंडिया को अर्ली वार्निंग सिस्टम और क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग को मजबूत करना होगा। अभी के एफर्ट सही डायरेक्शन में हैं, है ना, लेकिन उन्हें स्केल अप करना होगा ताकि जो है हिमालयन रीजन को सुरक्षित बनाया जा सके। तो इसमें पूरा यही बोला है। जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एयरपोर्ट बेट्स ऑन अ फ्यूचर रेडी प्लान। तो कोचिन इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो बेसिकली एक ग्रीन और जो टेक बेस्ड एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। और ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बनेगा जहाँ पे बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन जो है प्लांट होगा BPCL के साथ।
और 200 करोड़ से ज़्यादा से डिजिटल अपग्रेड हो रहा है, जैसे स्मार्ट चेक इन्स, ठीक है, और सेफ्टी सिस्टम्स। तो एयरपोर्ट पर जो है ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का हिस्सा है बेसिकली एयरपोर्ट, ये जो एयरपोर्ट है। साथ ही जो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल जो है हैंगर बन रहा है ना। और रिपेयर के लिए जो है 50 करोड़ है। नए प्रोजेक्ट्स में कार्गो टर्मिनल, एयर लॉन्च, गोल्फ रिजॉर्ट, टर्मिनल एक्सपेंशन भी चल रहा है। तो बेसिकली ये एक फ्यूचरिस्टिक और सस्टेनेबल एरोट्रोपोलिस बनाना है। बेसिकली इसका गोल ये है जो टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को साथ लेके चले, है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली ट्रम्प कन्फर्म्स डील विद यूरोपियन यूनियन सेट्स 15% टैरिफ डील। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नई ट्रेड डील अनाउंस की है यूरोपियन यूनियन चीफ के साथ, और जिसमें कि 15% फ्लैट टैरिफ लगेगा यूरोपियन यूनियन के जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस पर, और जैसे कि जापान के साथ है, जिसमें कार्स भी शामिल होंगे। तो डील से जो है 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले क्राइसिस टल गया है, वरना 30% यूएस टैरिफ लग जाता। बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने यूएस से जो है $750 बिलियन एनर्जी खरीदने का और $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉमिस किया है। जो फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, थाईलैंड एंड कंबोडिया एग्री टू सीज फायर नेगोशिएशंस। तो इसकी शुरुआत बेसिकली कहाँ से हुई कि जो है एक थर्सडे को लैंडमाइन एक्सप्लोजन हुआ बॉर्डर के पास, जिसमें कि 5 थाई सोल्जर्स जो है वो बेसिकली घायल हो गए। दोनों देशों ने एक दूसरे को दोष दिया और अपने एम्बेसडर बुला लिए और बॉर्डर बंद कर दिया। और तो संडे को बातचीत, कुछ बॉर्डर्स एरियाज़ में भी लड़ाई जारी रही, लेकिन अब पीस टॉक्स की उम्मीद है। और अब तक लगभग 33 लोग जो है मारे जा चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने दोनों देशों को बेसिकली धमकी दी है कि अगर वो लड़ाई नहीं रुकी तो ट्रेड एग्रीमेंट्स को रोक दिया जाएगा। इसके बाद दोनों देश जो है सीज़ फायर के लिए मान गए, और कम्बोडिया ने इमीडिएट और अनकंडीशनल सीज़ फायर पर हाँ बोला, और थाईलैंड ने भी सपोर्ट किया, है ना। और तो लेकिन अब पीस टॉक्स की उम्मीद बनी हुई है, देखते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, वर्ल्ड अर्जेंटली नीड्स ग्लोबल अप्रोच ऑन एआई रेगुलेशन, इंसिस्ट यूएन टॉप चीफ। तो यूनाइटेड नेशन के चीफ जो हैं डोरेन बोगदैन मार्टिन ने कहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक ग्लोबल रेगुलेशन फ्रेमवर्क बनना अर्जेंट है, और अगर हर कंट्री अपनी अलग अलग अप्रोच लेगी तो रिस्क और जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ सकती है। एआई के रिस्क कैसे हैं, जैसे जॉब लॉसेस, डीप फेक वीडियोज़, फेक न्यूज़ और जो सोशल टेंशन्स हैं, ये सब कंसर्न बन गए हैं। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एआई को लेकर एक लो रेगुलेशन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी और रूल्स कम होंगे, है ना। तो लेकिन यूएन चीफ ने इस अप्रोच पर डायरेक्ट कमेंट नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि वो अभी प्लान्स को समझने की कोशिश कर रही हैं, और अभी भी 85% जो कंट्रीज़ हैं उनके पास एआई पॉलिसीज़ जो है वो नहीं है ना। इसलिए एक बेसिकली ग्लोबल एआई पॉलिसी बनाना ज़रूरी हो गया है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग सारे, है ना, ताकि रोज़ का डेली वीडियोज़ आपके पास पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।